हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे एमसीक्यू सीरीज़, जहां पर हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में आज हम 5th चैप्टर सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, समकालीन विश्व में सुरक्षा पर चर्चा करेंगे, जहां पर हम इस चैप्टर के भी 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिससे आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स, हाफ ईयरली एग्जाम्स और साथ में आपके सीयूटी एग्जाम्स में बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इज प्राइमरली कंसर्न्ड विथ। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी? गैर पारंपरिक सुरक्षा को सबसे अच्छा परिभाषित कैसे किया जा सकता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है, सिक्योरिटी रिलेटेड टू ह्यूमन, एनवायरमेंटल एंड ग्लोबल इश्यूज इज कंसर्निंग विद द नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज। मानव, पर्यावरणीय और वैश्विक मुद्दों से सुरक्षा जो है वो आज के समय में हम गैर पारंपरिक सुरक्षा के तहत पढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। मानव सुरक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इसके सही आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी जो है उसके द्वारा सबसे पहले, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके द्वारा सबसे पहले सिक्योरिटी या ह्यूमन सिक्योरिटी की जो एक कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट? दिए गए ऑप्शंस में से गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरे का उदाहरण क्या है? तो गैर पारंपरिक जो अभी इन पिछले कुछ सालों में ही शुरू हुआ है और जहां पर दो कंट्रीज आपस में नहीं इन्वॉल्व होती, तो उसका सही आंसर होगा टेररिज्म। टेररिज्म जो है उसका सही आंसर है आतंकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी डायमेंशंस? ह्यूमन सिक्योरिटी डायमेंशंस का हिस्सा नहीं है। यूएनडीपी के अनुसार मानव सुरक्षा के घटकों में से कौन शामिल नहीं है? तो उसका सही आंसर होगा स्पेस सिक्योरिटी। अंतरिक्ष सुरक्षा जो है वो मानव सुरक्षा के घटकों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ पावर थियरी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद। शक्ति संतुलन का सिद्धांत किस विचारधारा से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। यथार्थवादी विचारधारा जो है वो शक्ति संतुलन के सिद्धांत से संबंधित है। द आइडिया ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी इज प्राइमरली लिंक्ड टू। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा मुख्य रूप से किससे जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर होगा यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र से सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा जुड़ी हुई है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी? पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा पारंपरिक राज्य केंद्रित है और गैर पारंपरिक व्यक्ति केंद्रित है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फोकसेस ऑन स्टेट एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ऑन इंडिविजुअल्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट? दिए गए ऑप्शंस में से वैश्विक सुरक्षा का खतरा क्या माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक उष्मीकरण जो है वो दिए गए ऑप्शंस में से ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट माना जाता है। आर्म्स कंट्रोल रेफर्स टू। शस्त्र नियंत्रण से आप क्या समझते हैं या फिर शस्त्र नियंत्रण से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर होगा रेगुलेशन ऑफ आर्म्स प्रोडक्शन एंड यूजेस। हथियारों के उत्पादन व उपयोग का विनियमन कि रेगुलेट करना है कितने आर्म्स बनाए जा सकते हैं और उनका यूज किस तरीके से हो। द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी केम इनटू फोर्स। परमाणु अप्रसार संधि अस्तित्व में कब आती है? दो तरीके के प्रश्न बनते हैं कि ये कब साइन हुई, तो साइन 1968 में हो रही है। केम इनटू फोर्स पूछा जा रहा है कि कब ये लागू हो रही है, तो इसका सही आंसर होगा 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज नॉट साइंड द एनपीटी? दिए गए ऑप्शंस में से किस कंट्री ने एनपीटी साइन नहीं की है? तो इसका सही आंसर होगा भारत, इंडिया। इंडिया ने एनपीटी को एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी बताया, एक भेदभाव करने वाली ट्रीटी बताया, इस करके भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए।
द टर्म आर्म्स रेस रेफर्स टू। शस्त्र प्रतिस्पर्धा शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कम्पिटिटिव इंक्रीज इन वेपन्स बाय राइवल स्टेट्स, प्रतिद्वंदी राज्यों द्वारा हथियारों की प्रतिस्पर्धात्मक वृद्धि, कि हथियारों में रेस लगाना कि किसके पास ज़्यादा हथियार हैं, कौन कौन से आधुनिक हथियार वो बना सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज एम्स एट बैनिंग न्यूक्लियर टेस्ट? दिए गए ऑप्शंस में से न्यूक्लियर टेस्ट को बैन कौन कर रहा है? तो उसका सही आंसर होगा CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इसमें आता ही है कि ये प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य रखती है। द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी इंक्लूड्स, कि समग्र सुरक्षा शब्द में क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जहां पर आप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलू का ध्यान रख रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स आर ऑल आर कवर्ड इन द कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव सिक्योरिटी? निम्नलिखित में से सहयोगात्मक सुरक्षा का उदाहरण क्या है? तो जिन ऑप्शंस को आप पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि नाटो जो है वो एक मिलिट्री अलायंस है, वॉर्सो पैक्ट एक मिलिट्री अलायंस है, तो इसका सही आंसर होगा आसियान रीजनल फोरम, जो कि एक सुरक्षा, सहयोगात्मक सुरक्षा के लिए, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के लिए क्रिएट किया गया है। ह्यूमन सिक्योरिटी रिपोर्ट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। ह्यूमन सिक्योरिटी रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1994 के अंदर ये रिपोर्ट पहली बार पब्लिश होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ नॉन मिलिट्री यूज सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी? निम्नलिखित में से कौन असैन्य असुरक्षा का उदाहरण है जहां पर सेना की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती? तो इसका सही आंसर होगा पॉवर्टी, गरीबी जो है वहां पर सेना का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिलता। द क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा पर्यावरणीय सुरक्षा, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकने के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 9/11 टेररिस्ट अटैक इन द USA आर एन एग्जाम्पल ऑफ। अमेरिका में 9/11 का आतंकवादी हमला किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरा, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट इसको कंसिडर किया जाता है। डिसआर्मामेंट मीन्स, निशस्त्रीकरण का अर्थ क्या है? निशस्त्रीकरण का अर्थ है एलिमिनेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ वेपन्स, कि कुछ प्रकार के हथियारों का उन्मूलन, कि कुछ विशेष प्रकार के, जैसे डिसआर्मामेंट की ट्रीटी के तहत CBC, CWC और BWC बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन और केमिकल वेपन कन्वेंशन होता, जिसके तहत बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स को खत्म किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग स्ट्रेटेजिक आर्म्स बिटवीन द USA एंड द USSR? निम्नलिखित में से कौन सी संधि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सामरिक हथियारों को कम करने के लिए केंद्रित थी? तो इसका सही आंसर होगा सॉल्ट। सॉल्ट जो है वो हथियारों को कम करने के लिए, लिमिट करने के लिए साइन की गई थी। इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सॉल्ट की फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। द सॉल्ट 1 एग्रीमेंट वॉज साइंड इन। सॉल्ट 1 एग्रीमेंट कब साइन होता है? तो इसका सही आंसर होगा 1972। CTBT स्टैंड्स फॉर, CTBT की फुल फॉर्म जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज नॉट साइंड द CTBT? निम्न में से किस देश ने CTBT जो संधि है, ट्रीटी है, उसको साइन नहीं किया? तो इसका सही आंसर होगा इंडिया। द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन। ABM ट्रीटी जो है वो किन दो देशों के बीच में साइन होती है? तो इसका सही आंसर होगा USA एंड USSR, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ये ट्रीटी साइन होती है। इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष में किया? तो इसका सही आंसर होगा 1974 पोखरण में इंदिरा गांधी की लीडरशिप पे पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन इज बेस्ड ऑन। भारत का परमाणु सिद्धांत किस नीति पर आधारित है?
तो इंडिया का न्यूक्लियर जो सिद्धांत है वो है पहले प्रयोग न करने की नीति रहेगी। नो फर्स्ट यूज NFU पॉलिसी इज फॉलोड बाय द इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। इंडिया सेकेंड सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट वर कंडक्टेड इन। भारत की दूसरी श्रृंखला के परमाणु परीक्षण कब हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा 1998, 1998 के अंदर, मई के अंदर, अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में, उनके जब वो प्रधानमंत्री थे तब ये न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए गए। पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट वर कोड नेम। पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या था? तो उसका कोड नेम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति जो है वो सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नेम रखा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए मेजर ऑफ आर्म्स कंट्रोल। निम्नलिखित में से शस्त्र नियंत्रण का उपाय किसे माना जाता है या फिर कौन सा है? NPT, सॉल्ट, CTBT या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है वो सभी आर्म्स कंट्रोल के ही मेजर्स या एक तरीके या साधन माने जा सकते हैं। द टर्म पीस कीपिंग अंडर द UN रेफर्स टू। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत शांति स्थापना का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स टू मेंटेन पीस। शांति बनाए रखने के लिए सैनिकों की तैनाती, जो कि UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर की जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन सिक्योरिटी वॉज फर्स्ट एम्फेसाइज्ड बाय। सामान्य सुरक्षा की अवधारणा सबसे पहले पर किसने बल दिया था? इस अवधारणा पर सबसे पहले किसने बल दिया था? तो इसका सही आंसर होगा पाल्मे आयोग। पाल्मे कमीशन जो है उसने सबसे पहले कॉमन सिक्योरिटी के बारे में डिस्कशन किया था, उस पर एम्फेसाइज किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल इनसिक्योरिटी। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय असुरक्षा का उदाहरण है? तो पर्यावरणीय असुरक्षा का उदाहरण है क्लाइमेट चेंज एंड डिफॉरेस्टेशन, जो कि वातावरण से संबंधित है। बाकी ऑप्शंस में आपको ये नहीं दिखाई देगा। द इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस IPKF वॉज सेंट टू विच कंट्री इन 1987। भारतीय शांति सेना को 1987 में किस देश भेजा गया था? तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका में भारतीय सेना जो है वो एक शांति सेना के तौर पे गई थी। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था। भारतीय सेना का जब ये एक ऑपरेशन कंडक्ट होता है जहां पर वो पीस मेंटेन करने जा रहे हैं तो उसका नाम क्या था? इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 वर कंडक्टेड अंडर विच प्राइम मिनिस्टर। तो ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में ये न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए गए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट। निम्नलिखित में से कौन गैर पारंपरिक खतरा नहीं है? जो ऑप्शन से में सामने दिए हुए हैं उनमें से गैर पारंपरिक नहीं है, मतलब है कि वो पारंपरिक होगा। तो उसका सही आंसर होगा न्यूक्लियर आर्म्स रेस। न्यूक्लियर आर्म्स रेस जो है वो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट नहीं है, ये ट्रेडिशनल थ्रेट कंसिडर किया जाता है। ये लंबे समय से चला आ रहा है। द टर्म ग्लोबल कॉमन्स रेफर्स टू रिसोर्स। जो वैश्विक साझा क्षेत्र ग्लोबल कॉमन का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा रिसोर्सेज शेयर्ड बाय ऑल कंट्रीज। सभी देशों द्वारा साझा किए गए संसाधन इसका सही आंसर होगा। तो इसके आप एग्जाम्पल्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ग्लोबल कॉमन्स के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। दुनिया के ऐसे कौन से एरिया है, क्षेत्र है जो ग्लोबल कॉमन्स कंसिडर किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। दिए गए ऑप्शंस में से ग्लोबल कॉमन्स का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट जो है वो, सहारा मरुस्थल जो है वो ग्लोबल कॉमन्स का हिस्सा नहीं है, वैश्विक साझा क्षेत्र नहीं है। विच UN कॉन्फ्रेंस लेड टू द क्रिएशन ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन क्योटो प्रोटोकॉल के निर्माण का कारण बनता है? इस दौरान निर्माण नहीं होता, ये उस निर्माण का कारण बनता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा रियो डी जेनेरो समिट। रियो डी जेनेरो सम्मेलन जो है, जिसे आप पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट भी कहते हैं, 1992 में ये होता है। इसी के
तत्वाधान में कह सकते हैं, इसी की शुरुआत के चलते कह सकते हैं 1997 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया जाता है। इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम वॉज इनिशियली पीसफुल एंड फोकस्ड ऑन। भारत का प्रारंभिक परमाणु कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? तो इसका सही आंसर होगा एनर्जी एंड साइंटिफिक रिसर्च। जो हमारा पहला शुरुआती जब इनिशियल डेकेड्स में जब परमाणु ऊर्जा के ऊपर काम चल रहा था तो वो ऊर्जा और वैज्ञानिक अनुसंधान के विषय पर ही चल रहा था। कमेंट करके बताएं कि इनिशियल टाइम में इंडिया के परमाणु जो कार्यक्रम था उसको कौन लीड कर रहे थे? हु वॉज द साइंटिस्ट हु इज लीडिंग द इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम? Which commission defined security as a condition of survival and development? किस आयोग ने सुरक्षा को अस्तित्व और विकास की स्थिति के रूप में परिभाषित किया था? तो इसका सही आंसर होगा पाल्मे कमीशन। पाल्मे आयोग ने इसे कंडीशन ऑफ सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट माना था। द ब्रॉडलैंड रिपोर्ट इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ। ब्रॉडलैंड रिपोर्ट मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ब्रॉडलैंड रिपोर्ट में अपनी बात कही गई थी। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स? सबसे पहले परमाणु हथियार विकसित करने वाला देश कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। यूएसए जो है वो सबसे पहले परमाणु हथियार विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which agreement led to the establishment of IAEA? किस समझौते से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसे आप IAEA कह रहे हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो स्टैब्लिश होता है? तो इसका सही आंसर होगा एटम फॉर पीस प्रपोजल। इसका सही आंसर है एटम फॉर पीस प्रपोजल, परमाणु ऊर्जा शांति हेतु प्रस्ताव। आप बता सकते हैं कमेंट करके कि ये किसका आइडिया था, आईए को स्टैब्लिश करना, या फिर एटम फॉर पीस प्रपोजल किसने दिया था? द IAEA हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। IAEA का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा वियना। वियना में इसका मुख्यालय स्थापित है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंटरनेशनल पीस कीपिंग मिशन मीन्स। अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना में सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जहां पर कहा जा रहा है ऑल स्टेट्स शेयर द ड्यूटी टू मेंटेन पीस। सभी राज्यों का शांति बनाए रखने का सामूहिक दायित्व है, सब मिलकर शांति स्थापित करेंगे। विच UN पीस कीपिंग मिशन ऑपरेटेड इन कॉन्गो इन 1960s? 1960 के दशक में कौन सा संयुक्त राष्ट्र मिशन, शांति मिशन कॉन्गो में कार्यरत था? तो उसका सही आंसर है ONUC। ONUC जो है वो कांगो के अंदर कार्यरत था पीस कीपिंग मिशन के तहत। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स इंडियाज अप्रोच टू डिसआर्मामेंट? भारत का निशस्त्रीकरण दृष्टिकोण क्या है? तो इसका सही आंसर है यूनिवर्सल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डिसआर्मामेंट। भारत डिसआर्मामेंट में विश्वास करता है, भारत आर्म्स कंट्रोल में विश्वास करता है, लेकिन कंडीशन है हम तभी साथ आएंगे जब यूनिवर्सल हो, सार्वभौमिक हो और साथ में भेदभाव रहित हो, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो। इसी करके इंडिया ने NPT से साइन नहीं किए थे क्योंकि वो एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी मानी गई थी। विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस वर्क्स फॉर पीस थ्रू लॉ? इन निम्न में से कौन सा संगठन कानून के माध्यम से शांति के लिए कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसी के साथ हम हमारे 50 MCQs की सीरीज कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, और आई होप जब आप इसे रिवाइज करेंगे, अब साथ में अपनी बुक्स को पढ़ते रहेंगे, तो ये आपके CUT एग्जाम्स और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।